केडी एक वेट है जो पिछले 15 सालों से एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर है। वो हाई एलिवेशन माउंटेन रेस्क्यू में स्पेशलाइज करती है और अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट है। वो काफ़ी एंथुजियास्टिक स्टोरी टेलर थी और क्योंकि हम एक्सरसाइजेज के दौरान काफ़ी साथ थे, उसने मुझे 4 ऐसी स्टोरीज सुनाई जो मेरे दिमाग में अटक गई। पहली स्टोरी उसने तब सुनाई जब मैं उससे उसकी मोस्ट ट्रॉमेटिक कॉल्स के बारे में पूछ रहा था। उसने अपना सर हिलाया और बताया कि माउंटेन पे रियली बैड कॉल्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आती हैं क्योंकि वहाँ नेस्टी एक्सीडेंट्स होने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। करीब 5 साल पहले जिस पार्क में वो काम करती थी, वहाँ एक के बाद एक कई डिसअपेरेंस हुई थी। वो एक बुरा साल था वेदर के मामले में, वन ऑफ द वर्स्ट ऑन रिकॉर्ड। हर 2-3 दिन में करीब 1 फुट नई स्नो गिर रही थी और कुछ एवलांशेस भी आए थे जिनमें कुछ क्लाइंबर्स मारे गए थे। उन्होंने लोगों को वार्न किया था कि मैप्ड एरिया में ही रहे, पर ऑफ कोर्स हमेशा कुछ लोग होते हैं जो सुनते नहीं हैं। एक पर्टिकुलरली नेस्टी केस में एक पूरी फैमिली ख़त्म हो गई क्योंकि फादर ने डिसाइड किया कि उसे ऑफिशियल से ज़्यादा पता है और वो उन्हें एक ऐसे एरिया में ले गया जो सेफ नहीं था। वो स्नो शोइंग कर रहे थे और जैसा केडी फिगर आउट कर पाई, वो स्नो के एक ऐसे शेल्फ पे चले गए जो सॉलिड लग रहा था पर एक्चुअली था नहीं। वो टूट गया और ये फैमिली बुरी तरह लुढ़कते हुए करीब 300 फीट नीचे स्लोप पे गिर गई। वो नीचे रॉक्स पे गिरे और पेरेंट्स की इंस्टेंटली डेथ हो गई। एक बच्चा भी मर गया पर बाकी 2 बच गए। एक की टांग टूट गई थी और रिस्ट फ्रैक्चर थे, पर दूसरा ऑलमोस्ट अनहार्म था, बस थोड़ी ब्रूजिंग और एंकल में स्प्रेन था। वो अनइंजर्ड बच्चा अपने सिबलिंग को पीछे छोड़ के हेल्प ढूंढने निकल गया। केडी ने बताया कि वो बच्चा आधा माइल भी नहीं जा पाया था कि तूफान ने उसे घेर लिया। बच्चा थोड़ा गर्म होने के लिए या रेस्ट लेने के लिए रुका होगा और वहीं जम के मर गया। फैमिली उन्हें कुछ विटनेसेस की हेल्प से मिली जिन्होंने उन्हें विल्डरनेस में जाते हुए देखा था, पर केडी वो थी जिसने उस बच्चे को ढूंढा जो मदद मांगने गया था और मर गया। उसने कहा कि बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी, इतनी कि लॉन्ग डिस्टेंस विजन थोड़ा धुंधला हो जाए, पर इतनी नहीं कि सर्च इम्पॉसिबल हो। उसे आगे स्नो में एक फिगर बैठा हुआ दिखा और वो जितनी जल्दी हो सका वहाँ पहुँची। उसने डिटेल में बताया कि जैसे वो पास गई उसे रियलाइज़ हुआ, पहले कि वो एक बच्चा है, दूसरा कि वो मर चुका है, और तीसरा ये कि वो वन ऑफ द मोस्ट पिटीफुल पोजीशंस में जमा हुआ था जो उसने आज तक किसी कॉर्प्स में देखी थी। वो बच्चा सीधा बैठा हुआ था, उसके घुटने उसकी चेस्ट से लगे हुए थे। उसने अपने हाथ घुटनों के अंदर लपेटे हुए थे और उसका सर उसके कोट के अंदर टक्ड था। जब उसने चेहरा देखने के लिए कोट हटाया तो देखा कि वो रोते हुए मरा था। उसका चेहरा ट्विस्टेड था और आंसू उसके गालों पे जम गए थे। उसने कहा यह पेनफुली ऑब्वियस था कि जब वो बच्चा हाइपोथर्मिया से मरा वो कितना डरा हुआ था, और एक माँ होने के नाते इसने उसका दिल तोड़ दिया। उसने मुझे बार बार कहा कि वो होप करती है कि वो फादर नर्क की आग में जल रहा हो। एक और ट्रॉमेटिक स्टोरी जो केडी ने मुझे बताई थी वो तब की थी जब वो एक रूकी थी। उसकी टीम को एक रिपोर्ट मिली थी कि एक एक्सपीरियंस क्लाइंबर पिछले दिन से घर नहीं लौटा था। उसकी वाइफ को पूरा यकीन था कि कुछ बुरा हुआ है क्योंकि वो हमेशा वक्त पर घर आ जाता था। टीम उसे ढूंढने निकली और उन्हें पहाड़ के काफ़ी मुश्किल और टेक्निकल हिस्सों पर चढ़ना पड़ा। जब वो एक थोड़ी फ्लैट जगह पर पहुंचे तो केडी को बर्फ़ में खून के निशान दिखने लगे। जैसे जैसे वो ट्रेल फॉलो करती गई उसे मांस के छोटे छोटे टुकड़े दिखने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शरीर के किस हिस्से के हैं, पर जितना वो आगे बढ़ती वो टुकड़े उतने ही ज़्यादा मिलते गए। वो ट्रेल उसे एक क्लिफ फेस के नीचे
एक सेफ एरिया तक ले गई जहां उसे वो क्लाइंबर मिला। केडी ने बताया कि वहाँ इतना खून था जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो क्लाइंबर उल्टा लेटा था और उसका एक हाथ आगे की तरफ फैला हुआ था, जैसे वो मरने से पहले रेंगने की कोशिश कर रहा हो। पास जाकर देखने पर पता चला कि वो पार्शियली डिसम्बोल्ड था, यानी उसका पेट फट चुका था और अंदर के ऑर्गन बाहर आ रहे थे। वही मांस के टुकड़े रास्ते भर बिखरे हुए थे। उसके हिप होल्स्टर में एक आइस एक्स थी जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। हालांकि कोई कभी कंफर्म नहीं कर पाया, पर केडी का अंदाज़ा ये था वो आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और अपनी आइस एक्स का यूज़ कर रहा था। शायद मिट्टी या बर्फ़ कच्ची थी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। गिरते वक्त या नीचे लैंड करते वक्त वो आइस एक्स उसके सीधा पेट में घुस गई और उसे चीर दिया। दर्दनाक बात ये थी कि वो तुरंत नहीं मरा। वो खुद को खींचते हुए उस क्लिफ तक ले गया और उस रास्ते में उसका शरीर और अंदरूनी हिस्सा कट कट कर गिरता रहा। केडी को खून खराबे से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब बाकी लोगों ने उसकी बॉडी देखी और उसे पलटा तो उसके इंटेस्टाइन अंतड़ियाँ बाहर निकल गई, जिसे देखकर उनमें से कई लोगों को उल्टी हो गई। मैंने उसे बताया था कि मुझे उन केसेस में इंटरेस्ट है जहाँ लोग कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। वो मेरे पास झुकी और बोली, एक रियल डूजी धमाकेदार स्टोरी सुननी है। उसने मुझे बताया कि जब उसने स्टार्ट किया था तब एक केस ने मीडिया में काफ़ी अटेंशन ली थी। एक फैमिली पार्क एंट्रेंस के काफ़ी करीब वाले फॉरेस्ट एरिया में बेरी पिकिंग कर रही थी। उनके 2 छोटे लड़के थे, दोनों 5 साल से छोटे, और दिन में किसी पॉइंट पे उनमें से एक गायब हो गया। एक एब्सोल्युटली मैसिव सर्च हुई पर उन्हें कुछ नहीं मिला। ये उन केसेस में था जहां ऐसा लग रहा था कि बच्चा वहां कभी नहीं था। डॉग्स बैठ गए और उन्होंने कुछ पिक नहीं किया। बच्चे का कोई ट्रेस नहीं मिला। सर्च करीब 2 महीने चली पर इवेंचुअली कॉल ऑफ कर दी गई। 6 महीने बाद वो फैमिली वापस आई उस बच्चे के लिए बनाए गए मेमोरियल पे फ्लावर्स रखने के लिए। वो अपने दूसरे बेटे को भी लाए थे। जब वो फ्लावर रख रहे थे उनकी नज़र बच्चे से बस 3 सेकंड्स के लिए हटी और उतने ही टाइम में वो थिन एयर में गायब हो गया। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स बियॉन्ड डिवास्टेटेड थे। एक बच्चे को खोना ही काफ़ी बुरा होता है, पर 2 को खोना तो इमेजिनेशन से भी बाहर है। सर्च ह्यूज थी। स्टेट हिस्ट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट, करीब 300 वॉलंटियर्स पार्क के हर एक इंच को छान रहे थे, पर फिर भी उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। सर्च करीब 1 हफ्ते तक चली। लोग उस एरिया से मीलों दूर ढूंढ रहे थे और फिर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद डेजिग्नेटेड सर्च एरिया से करीब 15 माइल्स दूर एक वॉलंटियर ने रेडियो पे बताया कि उसे बच्चा मिल गया है। उन्हें लगा बच्चा मर गया होगा, पर वॉलंटियर ने कहा वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि गुड शेप में भी है। केडी और उसकी टीम बच्चे को रिकवर करने गए और वहां पहुंच के उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही मिसिंग बच्चा है। उसके कपड़े साफ थे, कहीं कोई मिट्टी नहीं थी और ट्रॉमेटाइज्ड भी नहीं लग रहा था। वॉलंटियर ने बताया कि बच्चा एक लॉग पे बैठा था और छोटी ट्विग बंडल से खेल रहा था जो पुरानी रस्सी से बंधी हुई थी। केडी ने उससे पूछा वो कहाँ था इन 2 हफ्तों में, किसके साथ था, और बच्चे ने बताया कि वो फजी मैन के साथ था। अब केडी बिग फुट में फर्मली बिलीव करती है तो वो एक्साइटेड हो गई और पूछा फजी से उसका क्या मतलब है, क्या वो हैरी था? पर बच्चे ने कहा नहीं, वो हैरी नहीं था। वो एक फजी मैन था और उसने डिस्क्राइब किया कि वो आदमी ब्लरी था, जैसे जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, पर पूरी तरह नहीं। उसने कहा वो आदमी ट्रीज से निकला और उसे अपने साथ डीप वुड्स में ले गया। बच्चे ने बताया कि वो एक हॉलो ट्री में सोया और फजी मैन ने उसे खाने के लिए बेरीज दी। केडी ने पूछा क्या वो आदमी बुरा था?
क्या उसने डराया? बच्चे ने कहा, नहीं, वो स्कैरी नहीं था, पर मुझे ये पसंद नहीं आया कि उसकी आंखें नहीं थी। केडी ने बताया कि वो बच्चे को हेडक्वार्टर्स ले गए और एक कॉप उसे टाउन ले गया ताकि डिटेल में बात कर सके। वो उस कॉप की फ्रेंड थी जिसने बच्चे से बात की थी। उसने बताया कि बच्चे ने डिस्क्राइब किया कि फजी मैन ने उसे पेड़ में रखा था और जब भूख लगती थी वो उसे बेरीज देता था। उसे एक स्पेसिफिक क्लियरिंग में घूमने की परमिशन थी, पर जब उसने आगे जाने की कोशिश की तो फजी मैन गुस्सा हो गया और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बावजूद इसके कि उसका मुंह नहीं था। जब बच्चे को रात में डर लगा तो फजी मैन ने रोशनी कर दी और उसे वो ट्विग बंडल दिया। उसने कहा फजी मैन उसे रखने वाला था, पर उसे जाने देना पड़ा क्योंकि वो बच्चा सही किस्म का नहीं था। इस पे वो और ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर पाया या करना नहीं चाहता था। कॉप्स बस अपना असर खुजाते रहे और उसके भाई की सर्च फिर से शुरू की गई, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। बच्चे को कोई आइडिया नहीं था कि उसका भाई कहाँ हो सकता है और वो उन्हें कभी नहीं मिला। केडी ने जो आखिरी स्टोरी मुझे सुनाई वो तब की थी जब वो एक रूकी थी और अपने ट्रेनिंग ग्रुप से अलग हो गई थी। वो लोग माउंटेन की एक वेल मैप्ड साइट पे हाई एलिवेशन बिलेइंग के बेसिक सीख रहे थे और उसे बाथरूम जाना पड़ा। मील ब्रेक के टाइम वो ग्रुप से करीब 50 यार्ड्स दूर गई अपना काम करने के लिए। मैं बाकी स्टोरीज बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे उसने मुझे बताई थी। तो मैं पिस करने गई और फ्री होके वापस ग्रुप की तरफ आने लगी, पर मैं मुश्किल से 5 फीट ही चली होंगी जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। और ये वो ओह, मैं थोड़ा गुम गई हूँ वाला लॉस्ट नहीं था। मेरा मतलब मुझे लिटरली कोई क्लू नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। अगर तुम मुझसे पूछते तो शायद मैं ये भी नहीं बता पाती कि हम किस स्टेट में हैं। ये कुछ वैसा था जैसे मैं इमेजिन करती हूँ कि एमनेशिया वाले लोगों को फील होता होगा। तुम पूरी तरह लॉस्ट हो और तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है। तो मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही, बस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं आखिर हूँ कहाँ और मुझे करना क्या है। पर मैं जितनी देर वहाँ खड़ी रही उतनी ही कंफ्यूज होती गई। तो मैंने चलना शुरू कर दिया। जहाँ तक मुझे याद है मैंने बस एक रैंडम डायरेक्शन पिक किया और चल पड़ी। और जैसे जैसे मैं चल रही थी हालत और ख़राब होती गई, यहाँ तक कि मेरा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि मैं माउंटेन्स पे हूँ क्यों। मैं बस स्नो में घसीट के चल रही थी और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देने लगी। वो ऑलमोस्ट मेरे दिमाग के अंदर थी, जैसे अगर कोई मेंढक बोल सके, बिल्कुल लो और क्रोकी। और वो मुझे बार बार बोल रही थी कि सब ठीक है, सब ठीक है, मुझे बस कुछ खाने को ढूंढना है, कुछ खाने को ढूंढ लो और तुम ठीक हो जाओगी। बस चलती रहो और कुछ खाने को ढूंढो, खाओ खाओ। तो मैंने आसपास देखा, शुरू किया कि कुछ मिल जाए खाने को। और आई स्वेयर टू गॉड मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी भूख नहीं लगी थी। वो भूख बॉटमलेस थी और मुझे लगता है उस वक्त तुम मेरे सामने कुछ भी रख देते तो मैं खा लेती। मुझे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पता नहीं मैं कितनी देर बाहर थी जब मुझे एक असली आवाज़ अपनी तरफ आती सुनाई दी। मैं उसकी तरफ गई और मुझे एक दूसरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर दिखा और वो टेरिफाइड लग रहा था। वो मेरी तरफ भाग रहा था, पूछ रहा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं और यहाँ क्या कर रही हूँ। और स्कैरी चीज़ ये थी कि जैसे वो मेरी तरफ भाग रहा था मैंने खुद को अपनी बेल्ट से हंटिंग नाइफ निकालते हुए महसूस किया। मैं सोच भी नहीं रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे खाना है। अगर मैंने नहीं खाया तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मुझे बस खाना है। उसने मुझे ऐसा करते देख लिया और वो तुरंत पीछे हट गया। वो चिल्लाया कि नाइफ अंदर रखो, वो मुझे हर्ट करेगा, और उस चीज़ ने मुझे वापस होश में ला दिया। अचानक मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ और मैंने नाइफ अंदर रख लिया। मैं भाग के उसके पास गई और पूछा कि मैं कितनी देर से गायब हूँ। ये सोचा कि वो बोलेगा आधा घंटा या ऐसा ही कुछ, पर उसने बताया कि
मैं पूरे 2 दिन से गायब हूँ। मैं 2 पीक्स क्रॉस कर चुकी थी और ऑलमोस्ट माउंटेन की दूसरी साइड पहुंच गई थी। और अगर मैं चलती रहती तो आगे 300 माइल्स के विल्डरनेस में भटक जाती और मुझे कभी नहीं ढूंढ पाते। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, और ऑफ कोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं। मेरे लिए तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ रेंडेवस पॉइंट पे वापस गई और मुझे HQ ले जाया गया, जहाँ से मुझे हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया गया। वहाँ उन्होंने हर तरह के टेस्ट किए ये फिगर आउट करने के लिए कि हुआ क्या था। उनका बेस्ट गेस ये था कि मैं किसी वेयर्ड फ्यूग स्टेट में थी, जो एमनेशिया जैसा होता है, या कोई अजीब सीजर जिसने मेरे ब्रेन को हिला के रख दिया। पर सच ये है कि हमें रियली नहीं पता, दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ। पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, तब से मैं वहाँ कभी अकेले नहीं जाती। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं उन्हें अपने साथ आने को बोलती हूँ ग्रुप लीव करते वक्त। पर मैं उन्हें बस ये बोलती हूँ कि बर्फ़ में मुझे पिस करते हुए सुनना बेटर है, बजाय मुझे एक फ्रीजिंग माउंटेन पे 2 दिन के लिए खो देना। अगला बंदा जिससे मैंने बात की वो EW था, एक फॉर्मर ट्रेनर जो अब EMT का काम करता है। वो अभी भी ऐसे ऑफ्स पे हेल्प करने आता है, पर अब हमारे लिए फुल टाइम काम नहीं करता। उसकी स्पेशलिटी खोए हुए बच्चे को ढूंढना थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई सिक्स सेंस हो कि वो कहाँ गए होंगे। सीनियर वेट्स के बीच में वो लेजेंड है, पर अगर तुम उसके काम की तारीफ करो तो वो एम्बैरेस्ड हो जाता है। एक शाम डिनर पे वो मेरे साथ बैठा था और हम स्टोरी स्वैप करने लगे। ज़्यादातर तो कैजुअल थी, पर जब हम थोड़ी अजीब कॉज के बारे में बात करने लगे, मैंने मेंशन किया कि मेरा एक दोस्त सीढ़ियों के ऊपर चला गया था। वो थोड़ा चुप हो गया और पूछा कि क्या मैंने उस छोटे लड़के के बारे में सुना है जो कुछ साल पहले उसके पार्क से गायब हुआ था। मैंने नहीं सुना था, तो उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई। और वो लोग जो ही नाम के 11 साल के लड़के को ढूंढ रहे थे जो नदी के पास गायब हुआ था। पहला थॉट तो यही था कि वो गिर के डूब गया होगा, पर डॉग्स सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स को नदी से दूर के एक घने जंगल की तरफ ले गए। जब लोगों को ढूंढते हैं हम ग्रेट पैटर्न में सर्च करते हैं और हर बार बॉक्स को थोरोली चेक करते हैं। EW की टीम ने नोटिस किया कि एक बहुत अजीब पैटर्न बन रहा था। डॉग्स अल्टरनेटिव बॉक्स में जोई का सेंट पिक कर रहे थे, पर जब वो दूसरे बॉक्स में जाते तो वो सेंट गायब हो जाती। जैसे चेकर बोर्ड हो, जोई का सेंट रैंडम ब्लैक स्क्वायर्स में मिल रहा था, पर रेड में कभी नहीं। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था कि बच्चा बिना बीच वाली जगह पे सेंट छोड़े एक एरिया से दूसरे एरिया में बाउंस कर सकता है। EW और उसका पार्टनर नए बॉक्स में गए और EW ने करीब 50 यार्ड्स दूर एक सीढ़ियाँ देखी। उसने पार्टनर को चेक करने को कहा, पर पार्टनर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा उसका रूल है कि वो कभी स्टेयर्स के पास नहीं जाता, और चाहे ये रूटीन हो वो प्रिटेंड नहीं करेगा कि ये नॉर्मल है। उसने कहा कि वो दूर खड़ा होकर वेट करेगा। EW ने कहा कि वो इरिटेटेड था, पर उसकी बात समझ भी रहा था। मैं स्टेयर्स के पास गया। वो छोटी थी, जैसे बेसमेंट की स्टेयर्स होती हैं। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ, तो मैं डरा नहीं था। आई गेस मैं बाकी सब जैसा हूँ, मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करता। खैर, मैं वहाँ गया और देखा कि बॉटम स्टेप पे कुछ कर्ल अप पड़ा है। मेरा दिल बैठ गया। हमें लगा वो ज़िंदा मिलेगा, क्योंकि वो बस कुछ घंटों से गायब था। पर मुझे तुरंत पता चल गया कि वो वही है और वो मर चुका है। वो स्टेप पे एक छोटी बॉल की तरह कर्ल अप था, अपना पेट पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था मरते वक्त वो हॉरिबल पेन में था, पर मुझे खून कहीं नहीं दिखा, सिवाय थोड़ा सा उसके होठों और चिन पे। मैंने रेडियो किया और बॉडी वापस ले आए। वो बेचारी फैमिली डिवास्टेटेड थी। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि वो मर कैसे गया इतने कम टाइम में, और ऊपर से कोई ऑब्वियस कॉज ऑफ डेथ भी नहीं था।
मुझे लगा शायद कुछ जहरीला खा लिया होगा क्योंकि वो पेट पकड़े हुए था, पर मैं गेस नहीं करना चाहता था। मुझे मरे हुए बच्चे ढूंढना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस जॉब से प्यार करता था, पर यही एक रीज़न है कि मैंने इसे छोड़ दिया। मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें ऐसे खोने का ख्याल ही। यहाँ वो थोड़ा चोकअप हो गया। मैं इमोशनल चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ और एक ग्रोन मैन को रोते हुए देखना ऑकवर्ड होता है, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ। पर उसने खुद को संभाला और आगे बताया, हमें हमेशा कर्नल से कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चलता, पर मेरा एक दोस्त शेरिफ डिपार्टमेंट में है और वो मुझे इन्फो देता है। इस केस में 1 हफ्ते बाद उसका कॉल आया। उसने कहा, EW, तू मुझे पागल समझेगा पर कर्नल को कोई आइडिया नहीं है कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या था। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे दोस्त ने बताया कि जब कॉरोनर ने बॉडी ओपन की, उसे यकीन नहीं हुआ। बच्चे के ऑर्गन स्विस चीज़ जैसे हो गए थे, हार्ट और लंग्स को छोड़ के। हर ऑर्गन में क्वार्टर साइज होल थे। कॉलोन, स्टमक, किडनी, यहाँ तक कि एक टेस्टिकल में भी क्लीन होल्स थे। दोस्त ने कहा, कॉरोनर ने डिस्क्राइब किया कि ऐसा लग रहा था किसी ने होल पंच लेके इस सब में नीट होल्स कर दिए हो, पर बच्चे की बॉडी पे बाहर एक खरोच तक नहीं थी। तो ना कोई एंट्री वोंड, ना एग्जिट वोंड। ऐसा पहले तभी देखा गया था जब एक बंदे ने राइफल साफ करते वक्त खुद को बकशॉट से उड़ा दिया था। किसी को क्लू नहीं था कि ये कैसे हुआ। जहाँ तक मुझे पता है, कॉरोनर ने बस मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग लिख दिया, पर किसी को असलियत नहीं पता। मैं उस बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मुझे कभी कभी इसके नाइटमेयर्स आते हैं। मैं अपने बच्चों को अकेले वुड्स में नहीं जाने देता। मुझे यहाँ आना पसंद था, पर उस केस ने मेरे लिए सब खराब कर दिया। डिनर ख़त्म हो गया तो हम लोग उठने लगे। जाने से पहले उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बहुत करीब से देखा। उसने मुझे कहा कि यहाँ बहुत बुरी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिलीज़ है या हम फील कर सकते हैं। उसने कहा केयरफुल रहना और चला गया। मुझे उससे दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला, पर वो स्टोरी मेरे दिमाग में अटक गई। ये किस्सा पीवी नाम के वेटरन ऑफिसर से जुड़ा है जो सालों से सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर थे। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हम साथ थे और कैजुअली बात कर रहे थे कि हमें ये जॉब क्यों पसंद है। तभी हमारी नज़र एक पुरानी स्टेयर्स पर पड़ी। मैंने मजाक में कहा कि मुझे इन स्टेयर्स के बारे में और जानना है। ये सुनते ही वो एकदम शांत हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना रेडियो बंद कर दो, जो कि रूल्स के सख्त खिलाफ है, पर उनका चेहरा देखकर मैंने वही किया। पीवी ने बताया कि करीब 7 साल पहले वो एक रूकी के साथ थे। वो एरिया अजीब घटनाओं के लिए बदनाम था। लोगों का गायब होना, अजीब रोशनी और डरावनी आवाज़ें। वो रूकी बहुत डरा हुआ था और लगातार गोटमैन की बातें कर रहा था। पीवी ने उसे डांटा और कहा, गोटमैन से मत डरो, यहाँ ऐसी बहुत सी असली चीज़ें हैं जिनसे डरने की ज़रूरत है। तभी उन्हें सामने वही स्टेयर्स दिखी। पीवी ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, देखो, इससे डरना चाहिए तुम्हें। पीवी ने बताया कि पहले फॉरेस्ट सर्विस इन चीज़ों को लेकर इतना सीक्रेटिव नहीं थी। वो नए लोगों को पहले ही वार्न कर देते थे ताकि बाद में कोई भागे नहीं। उन्होंने लोगों से एग्रीमेंट साइन करवाए कि वो मीडिया में घोस्ट या हॉन्टेड स्टेयर के बातें नहीं करेंगी। पर वक्त के साथ उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एग्रीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। लोग खुद ही इन बातों को छुपाने लगे। पीवी ने कहा, हम ये जॉब रोज़ करते हैं, इसलिए हम डरना नहीं चाहते, और डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दिखावा करें कि सब ठीक है। पीवी ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एक आदमी को देखा जो टॉप स्टेप पर पहुंचा, और जैसे ही उसने एक पेड़ की टहनी को छूने की कोशिश की, उसका हाथ एक झटके में कट गया। बिल्कुल क्लीन कट, जैसे किसी लेज़र से कटा हो। उसका कटा हुआ हाथ कभी नहीं मिला।
एक औरत ने सिर्फ स्टेयर्स को टच किया था और उसके दिमाग की एक नस बलून की तरह फट गई। वो लड़खड़ाकर पीबी के पास आई और सिर्फ इतना बोला, मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है, और वहीं ढेर हो गई। पीबी ने उसकी आँख के अंदर खून को फैलते हुए देखा। वो मौके पर ही ख़त्म हो गई। पीबी ने कहा कि अगर कोई स्टेयर्स पर चढ़कर बच भी जाए तब भी कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। कभी कोई बच्चा गायब हो जाता है तो कभी कोई ऑफिसर पार्क के सेफ एरिया में 2 टुकड़ों में कटा हुआ मिलता है। जाते जाते उन्होंने एक आखिरी अजीब बात कही, क्या तुमने नोटिस किया है कि तुम एक ही स्टेयर्स को दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अगली सुबह पीबी ने ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी और बिना किसी को बताए निकल गए। उन्होंने बस इतना कहा कि वो बीमार है, और उस दिन के बाद से किसी ने उनका कोई नाम और निशान नहीं सुना। अगर आप ऐसी स्टोरीज और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।